आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज देखिए, आयशा इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहब कह सकते हैं। और खास बात यह है कि जिस शख्सियत के पास बैठा हूं, मेरे चैनल पे और औरंगाबाद की बेशुमार सोशल मीडिया है, अखबार पे, इन्होंने इनका एक सफर जो रहा जीवन, वो राजनीति से जुड़ा हुआ रहा। और कई धरने आंदोलन किए, कई लोकशाही माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ी और कई साल राजनीति जुड़े रहे। आखिरकार कुछ एक ऐसे क्षण आए, कुछ ऐसे पल आए कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि मैं अब जो है तो एजुकेशन तरफ चला जाता हूँ, एजुकेशन के माध्यम से कुछ सामाजिक काम करना चाहता हूँ। चलिए तमाम इसी विषय पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर ये बताइए, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए आपके जमाने नए दर्शक देखने वालों के लिए, कि तमाम औरंगाबाद शहर जानता है, मराठवाड़ा जानता है कि आप बीआरएस पार्टी जुड़े रहे, कई आंदोलन में हिस्सा लिया, कई मतलब बहुत आक्रामक होकर आपने आंदोलन किया। ऐसी क्या पहला सवाल ये मेरा कि राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ, उसके बाद आपने एजुकेशन में कैसा यूटर्न लिया? देखिए, ये बात सही है कि मैंने अलग अलग पार्टियों में रह के संवैधानिक तरीके से बहुत सारे आंदोलन मैं किया हूँ। राज ठाकरे साहब के खिलाफ मैंने आंदोलन किया, जिस वक्त उन्होंने मस्जिद के ऊपर के भोंगे निकालो और उनके जो भड़काऊ भाषण थे जो संविधान विरोधी थे, उस वक्त मैंने, हमारे सीपी साहब निखिल गुप्ता साहब थे और सुनील चौहान साहब कलेक्टर थे, उस वक्त उन्हीं दोनों से मैं जाके मिला, कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, और उसमें मैं खुद फिरियादी हूँ। और मैंने उनसे कहा कि साहब, ये जो राज ठाकरे की जो भाषा है, ये कहीं ना कहीं दो समाज के बीच में तेड़ निर्माण करने की भाषा है, हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करने की भाषा है, जिससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो सकता है। तो राज ठाकरे के खिलाफ मैंने आंदोलन किया। उसके अलावा हमने राजा सिंह और पत्रकार सुरेश चौहान, उसके खिलाफ मैंने तकरार अर्ज दाखिल किया। मैं खुद उसमें फिरियादी हूँ। बुरखा और हिजाब के विरोध में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, जिसमें मेरी बच्ची आयशा ने भी स्पीच दी थी। हजारों लोग हमने जमा किए थे। मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए हमने आंदोलन किए। एक बहुत बड़ा मोर्चा हमने भड़कल गेट से कलेक्टर ऑफिस तक लेके गए थे। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हमने किए राजनीति में। मैं बीआरएस पार्टी का भी शहर अध्यक्ष था, कांग्रेस में भी मैंने काम किया। और एक जो माहौल देश का खराब हो रहा है, जिस दिशा में जा रहा हूँ जी, तो मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था कि भाई अपन अपने तरफ से संविधान को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए क्या कर सकते। तो हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन जिस तरह से मीडिया वालों ने हाईलाइट करना चाहिए था जी, वो नहीं करे। वो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मसला ये है कि इससे हमको ये मिला कि आंदोलन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। जिस तरीके से आज देश में नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, अभी वक्त बोर्ड का बिल पास हो गया, बहुत सारे मसले, सीए एनआरसी के खिलाफ हमने आंदोलन किए। हमने क्रांति चौक पे नरेंद्र मोदी का पहला पुतला हमने जलाए थे। ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए। लेकिन अभी एक मेरी सैयदा आयशा एजुकेशन ट्रस्ट थी, तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इंदिरा नगर, काबरा नगर, शंभू नगर, बजरंग नगर, ये बहुत बड़ी बस्ती है, 12-15 हज़ार लोगों की बस्ती है। और यहाँ पर कोई कोचिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास, टाइपिंग क्लास नहीं था। तो मैं बोला कहीं ना कहीं अपन अपने माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, और मेरी ये खुद की जगह है, तो ये जो गरीब बच्चे और यहाँ पे जो है तो अशिक्षित समाज कहा जाएगा जी काफी तौर पे, क्योंकि रोजी मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, माँ बाप भी जो है तो इतने पढ़े लिखे नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि संस्था के माध्यम से हम एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, जिससे कि अपने आने वाले बच्चों को फायदा मिलेगा, उनका भी नाम रोशन होगा, देश का भी नाम रोशन होगा, उनकी फैमिली का भी नाम रोशन होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी 1 साल हो गया है मुझे, तो उसको हम रन कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपका बोलने मतलब ये लिखा है कि राजनीति में शायद आप समाज को, जनता को शायद इंसाफ दिलाने में कम पड़ रहे थे, या आप नर्वस हो रहे थे, क्या आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, असल में मसला ये है रियाज भाई कि अभी की जो बीजेपी की हुकूमत है जी, ये गेंडे की चमड़ी की ऐसी सरकार है जी। हम कितने भी आंदोलन कर लो, कमिश्नर को मिलो, कलेक्टर को मिलो, हमने मुख्यमंत्रियों को निवेदन दिए हुए, मुख्यमंत्री का हमने ताफा रोके हुए जी। इनको कोई असर ही नहीं हो रहा
जी इसके लिए एक तो बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन होना, जिसे जन आंदोलन कहा जाएगा, लाखों की तादाद में, जी जी कि गवर्नमेंट उसकी नोटिस ले। जी अभी हो क्या रहा है कि हम 1000 2000 लोग 500 लोग, हम हमारे लेवल पे जितनी हमारी कैपेसिटी है उस लेवल पे हमने बहुत सारे आंदोलन करे। जी तकरीबन मैंने हर मुद्दे के ऊपर आंदोलन मैंने किया जी और मैंने उसको लीड किया। मेरे साथ में दलित समाज का बहुत सारे लोग थे, अरविंद कांबळे साहब हो, तो हमने किए। लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में ऐसा हमारे नजर में आया है कि इन लोगों को आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी विरोध जो लोग कर रहे हैं तो उनको जो है तो ऐसा सीरियसली भी नहीं ले रहे, उनका नोटिस भी नहीं ले रहे। जी जब सुनील चौहान साहब से हमारी बात हुई तो सुनील चौहान साहब ने बोले राज ठाकरे को संवैधानिक अधिकार है बोले सभा लेने का सांस्कृतिक मंडल में। जी तो बोला साहब ठीक है, उनको सभा लेने का अधिकार है, लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं बोले हुए है कि तुम तुम्हारे भाषण के वजह से हिंदू मुस्लिम तेढ़ निर्माण करो। जी भारत की संस्कृति क्या है? गंगा जमुनी तहजीब है, जी हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता का देश है, सूफी संतों का देश है। मगर जो हमने विचारधारा देखे, जी मतलब बड़े लेवल के अधिकारियों की, काफी लोगों से हमारी बातचीत होती थी, ये जो जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, तो हमारा जमीन के ऊपर एक आंदोलन, निदर्शन, उपोषण, तो ये हमने बहुत सारे करे। लेकिन एक मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है अभी देश के अंदर कि मतलब ये चीजों को रोकने के लिए कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा पर्याय नहीं है। जी यानी सरकार खुद नहीं चाह रही, सरकार को पता है ये चीज गलत है, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर। जी अभी मैं जैसा राज ठाकरे के विरोध में मैं खुद फिरियादी हूँ, राजा सिंह के विरोध में मैं फिरियादी हूँ, पत्रकार सूरज चौहान के विरोध में मैं फिरियादी हूँ, जी मैं बहुत सारे इसमें मैं खुद फिरियादी हूँ। और मैं यहाँ तक तैयारी कर रहा था कि भाई मैं कोर्ट में जाके उनको अरेस्ट करूँ, जी क्योंकि कायदा सबके लिए समान है, कायदे में कोई छोटा बड़ा नहीं है। मगर क्या है कि एक ऐसा एक सिस्टम इस तरीके से बन चुका है देश का और महाराष्ट्र का कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी और मतलब आने वाला तो मैं जो नजरिए से मैं अभी देश के हालात देख रहा हूँ, यकीन मानिए बहुत चैलेंजिंग टाइम आने वाले वक्त में आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। सर फिर भी लेकिन जैसा आपने राजनीति पे बात किया, फिर भी मैं क्योंकि हम आ जाते हैं इसके बाद एजुकेशन पे आएंगे, आखिरी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ ये है कि राजनीति को आप कैसा देखते हैं और उसका अनुभव कैसे महसूस करते हैं जो आपने गुजारे? नहीं, राजनीति में मेरा ये मानना है कि घर का एक सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि राजकारण में रहने का फायदा ये है कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है ये मालूमात होती। और मेरा एक तजुर्बा ये भी है, शायद आपके दर्शक उसको एग्री करे ना करे, अगर वाकई में खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को अगर राजकारण सीखना है तो उसने दलित संगठन में काम करना चाहिए, नहीं ज्यादा तो कम से कम 1 साल 6 महीने। उससे फायदा ये होगा क्योंकि मैं दलित संगठन में काम कर चुका हूँ, अधिकारियों से कैसा बात करना चाहिए, मतलब एक डैशिंग कहा जाएगा। दलित संगठन बोले तो एक झुंझारू संगठन है जी, क्योंकि बाबा साहेब ने जिस तरीके से शोषित पीड़ित वंचित समाज के न्याय हक अधिकार की लड़ाई लड़े और समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, देश को संविधान दिया, तो बाबा साहेब के विचारों को लेकर दलित समाज आज भी कंटिन्यू चल रहा है जी। आप कहीं पर भी देख लो, अगर कुछ भी होता है तो दलित संगठन के सब पक्ष एक जगह आके बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं। जी जी। तो मेरी ये राय है कि बच्चों ने दलित संगठन में कम से कम कुछ समय के लिए काम करना चाहिए। हमेशा की हो तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अभी राजनीति में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का फेवर भी नहीं कर रहा हूँ और किसी पार्टी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एक पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ। और रहा सवाल, मैं राजकारण से मायूस होकर एजुकेशन में नहीं घुसा हूँ और ना ही मेरी, मैं जो पिछले टाइम जिस पार्टी में था वहां पर मेरा किसी से वाद विवाद हो पाए। लेकिन जो हमारी ये बस्ती है इंदिरा नगर गारखेड़ा परिसर, ये गरीब बस्ती और आज तक यहाँ पर किसी ने कंप्यूटर क्लास और कोचिंग क्लास, स्पोकन इंग्लिश, मराठी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, तो ऐसे कोर्स का किसी ने भी चालू नहीं किया। यहाँ पर इतने सारे नगर सेवक आए गए, तो यहाँ के बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ रहा था और उसके अलावा फीस बहुत ज्यादा थी। तो ये चीजें मैं कई सालों से देख रहा था। तो अभी एक ऐसा होगा कि हमने एक संस्था बनाया, सैयदा आयशा शैक्षणिक सामाजिक संस्था। तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि संस्था के जरिए से मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि हमारे बच्चों को फायदा मिले, ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, अच्छे बिजनेसमैन बने। तो इस ताल्लुक से मैंने आयशा इंस्टीट्यूट की निर्मित यहाँ पर की है। और रहा सवाल आंदोलन का,
मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे पंजाब के और हरियाणा के शेतकरियों ने आंदोलन किए, जी एक बड़े पैमाने पे लाखों लोगों ने जो आंदोलन किए और उसको निरंतर तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 साल के आसपास आंदोलन चला, जिसमें तकरीबन 700 शेतकरी शहीद हुए, तो उसका पूरी दुनिया में न्यूज बनी और भारत सरकार के ऊपर उसका एक प्रेशर बना, नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर। इसीलिए उन्होंने कृषि कानून वापस लिए। तो अगर आंदोलन आने वाले समय में अगर हमें कामयाब करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लाखों की तादाद में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। चाहे अभी ये जो कल वक्फ बोर्ड का जो बिल पास किए, अगर मेरे जैसे सैयद निसार छोटे मोटे अगर आंदोलन करेंगे 1000-2000 लोग लेके, तो इसका नोटिस कोई भी नहीं लेगा। इसके लिए जितने भी संविधानवादी लोग हैं, जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, जिसको लोकशाही बचाना है, देश बचाना है, संविधान बचाना है और देश को सेकुलर रखना है, तो ऐसे तमाम पक्ष के लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तब ये नरेंद्र मोदी सरकार वहां पर झुकेंगी, वरना नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं झुकेंगी, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी आरएसएस की है। इनको झुकाना बोले तो लोहे के चने चापने के बराबर। सर, ये तो था आपने 10-12 मिनट के ऊपर हमने राजनीति पे जो है गुफ्तगू की बातचीत की। सवाल आ रहे थोड़ा एजुकेशन पे आ जाते, जैसा आपने ये आयशा इंस्टीट्यूट को खोला है। सर, ये मेरा खुद का सर्वे भी अतराफ में जो सलम बस्तियां हैं, कुछ दलित की कुछ मुसलमानों की बस्तियां हैं। अब इतने गरीब बस्तियां हैं जिसमें इतना बड़ी बिल्डिंग आलीशान लेके चलना, उसकी फीस लेके चलना, कैसा अफोर्ड करते हैं आप? कैसा? देखिए, मेरे पास यहाँ पर 10 टीचर है, जिसमें तकरीबन सभी डिग्री वाले टीचर है, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, डीएड। ये मैंने हमारे वार्ड के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, देखो बेरोजगारी का भी मुद्दा है, लेकिन अब खैर अपनी टॉपिक पे बात हो चुकी राजकारण के, तो इन सभी डिग्री वाले और तजुर्बेकार टीचरों की मैंने एक बेहतरीन टीम यहाँ पर बनाया जी। और टीचर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हमारा टीम वर्क यहाँ पर चल रहा है कि बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं और बहुत कम पेमेंट पे ये हमारे टीचरों का स्टाफ काम कर रहा है यहाँ पर। अब मसला ये है कि गरीब बस्ती में एजुकेशन को लेके सीरियसनेस पैदा करना, इनके बीच में एक जनजागृति निर्माण करने की जरूरत है, क्योंकि इल्म को, शिक्षण को उतनी अहमियत गरीब बस्तियों में नहीं है। ये फैक्ट है। भले आज देश आगे बढ़ रहा, हम 2025 में चल रहे, लेकिन एजुकेशन को लेकर खास करके मुस्लिम समाज में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हम यहाँ पर डोर टू डोर जाकर समझा रहे कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ। फीस कोई हमारे पास ज्यादा नहीं है, कम से कम फीस है, एक सब्जेक्ट की 100-150 रुपये फीस है। कंप्यूटर के कोर्स है, CCC का कोर्स है, मराठी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ग्राफिक डिजाइन, 1ली से 12वीं तक के ट्यूशन, स्पोकन इंग्लिश तकरीबन। और हमारा ये जो है तो भारत सरकार द्वारा संचालित नाइलेट का CCC+ का एथोराइज सेंटर भी है। इसका हमको जो है तो ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च किए तो हमारा आयशा इंस्टीट्यूट की लिस्ट दिखती है। तो ये बहुत मेहनत से खड़ा किया हुआ इंस्टीट्यूट है। एक तो स्लम एरिया में इन चीजों की परमिशन मिलना भी मुश्किल काम था, इसके लिए भी हमने बहुत सारी कोशिशें की और इसकी परमिशन लेके आए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब बस्ती में, स्लम एरिया में काम करना और हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना, ताकि उनको और उनके परिवार को फायदा मिले, उनका नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, क्योंकि ये बच्चे पढ़ लिख कर जो है तो देश का भविष्य बनेगा। सर, इस तरह से हटके सवाल करूंगा। देखिए, हमारे पास सामाजिक संगठन है, कुछ मजहबी तंजीमें काम करती हैं, कहने के ये भी मुसलमानों के लिए कुछ न कुछ जागरूकता का काम करती है, एजुकेशन में काम करती हैं। क्या आपको लगता है कि ये तंजीमें जैसा आपसे इंस्टीट्यूट के से मिलकर मशवरा कर करके इस बस्ती के अतराफ में जो भी गरीब बस्तियां है, सभी धर्म समाज क्यों ना हो, क्योंकि मुसलमान समाज ज्यादा है, हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, आपको ताकत कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे आप? देखो, मेरे को तकरीबन अभी अप्रैल में 1 साल हो गया, मैं मेरी ट्रस्ट के माध्यम से चला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रस्ट के किसी मेंबर से भी 1 रुपया नहीं लिया और शासन प्रशासन की भी मुझे 1 रुपए की मदद नहीं मिली। और पिछले 1 साल से मैं लॉस में चला जी, क्योंकि टीचरों का पेमेंट वो तो रुकने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है, वो लोग बेचारे इतनी मेहनत कर रहे, ईमानदारी से काम कर रहे, तो उनको पेमेंट देना है। और है मसला स्लम एरिया में काम करने की दिक्कत ये है, एक तो बच्चे ज्यादा आते नहीं, और अगर आ भी गए तो आधे से ज्यादा बच्चे फीस नहीं देते। लेकिन हमने फीस की वजह से किसी भी बच्चे को हमने वापस नहीं किया। और है मसला मदद का, तो शासन प्रशासन की मदद तो हमको नहीं मिली। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को इंस्टीट्यूट के बारे में, संस्था के बारे में नॉलेज है,
तो वो हमें गाइड करे, हमें मार्गदर्शन करे कि कौन सी जगहों से क्या फायदा हो सकता है, जिससे कि घोर गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के बच्चों को फायदा मिले, और ताकि कम से कम कुछ टीचरों की पेमेंट का एक जो बोझ है संचालक के ऊपर, ये मेरा है इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बस्ते हैं, नारेगांव, किराड़पुरा, बाईजीपुरा, रहमानिया कॉलोनी, मिस्सरवाड़ी। अब मैं 1 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे लॉस आ रहा है जी। तो ये एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है, ये मतलब इसमें ऐसा पैसे कमाने के इंटेंशन से तो मैंने चालू नहीं किया जी। मेरा जो इंटेंशन था कि भाई एक समाज सेवा, और दूसरी बात जो है तो बच्चों को इसका फायदा मिले। हाँ, लेकिन ये उम्मीद थी मुझे कि जगह मेरी खुद की, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको इसका कोई किराया भाड़ा नहीं देना है, लेकिन कम से कम टीचरों की फीस निकल जाना, जो उनकी पेमेंट है उतनी निकल जाना जी। तो इसके लिए अगर कोई तजुर्बेकार इंसान है तो वो हमें गाइड करे। हमारा काम तो समझो अभी यहाँ पर इंदिरा नगर गारखेड़ा में चल रहा है, और मैं तो चाहूंगा कि हर स्लम एरिया में ऐसा इंस्टीट्यूट चालू करे, ताकि बच्चों को एक सहूलत मिले और बस्ती के अंदर एक प्लेटफॉर्म मिले जी। कि बच्चे यहाँ आकर कंप्यूटर सीखे और बहुत सारे जो कोर्सेस है वो सीखे। आप बता सकते हैं कि जहाँ आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ के अतराफ में मुसलमानों की बस्ती कितनी है, दलित समाज में आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? नहीं, तकरीबन ये जितना भी एरिया है, इंदिरा नगर, काबरा नगर, बजरंग नगर, शंभू नगर, हिम्मत नगर, इसमें तकरीबन 95% दलित मुस्लिम समाज के लोग हैं। सब रोजी मजदूरी करने वाले, मिस्त्री, भिखारी, हाथ गाड़ी ढकलने वाले, गरीब बस्ती है जी। और इतनी बड़ी बस्ती है। और हमने तो अभी ये एजुकेशन की फील्ड में मैं घुसा हूँ तो मैंने ये देखा कि इसमें बहुत सारे बच्चे तो स्कूल को भी नहीं आते, ट्यूशन की क्लासेस की बात तो बहुत दूर है जी। जैसा एक 7वीं 8वीं हो गई, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया कि उसको होटल में काम पे भेज दे रहे, हाथ गाड़ी के ऊपर कुछ बेचने भेज दे रहे। तो ये तो मैं समझता है समाज का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि देखो भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षण है वाघिणीचे दूध आहे, जो पियल तो गुरगुरले शिवाय राहणार नहीं। और अल्लाह के नबी की भी हदीस है कि इल्म को सीखो, चाहे तुम्हें चीन तक क्यों नहीं जाना पड़े, जो इस वक्त का चीन है जी। और इल्म सीखना जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कुछ ना कुछ क्रांति कर सकता जी। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सब लोगों ने, इसमें कोई कास्ट की बात नहीं है, लेकिन तकरीबन जितना भी दबा कुचला समाज है, दलित मुस्लिम समाज हो, ओबीसी समाज हो, जितना भी बहुजन समाज हो, सभी लोगों ने जो है तो एजुकेशन को लेकर जो है तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो है तो इसका एक देश के लिए भी एक फायदा मिल सके। सर, आखिरी सवाल ले लेता हूँ, क्या बता सकते हैं, आपने अभी कहा आपने लॉस में चल रहे हैं, तो आपका महीने का खर्चा कितना है, कुल मिला के सालाना खर्चा कितना है आपको, पूरा पेमेंट वगैरह, लाइट का बिल, ये मौजूद है, चलो ठीक है, आपकी बिल्डिंग खुद की है, सारी बातें, लेकिन फिर भी टैक्सेस तो आते हैं ना गवर्नमेंट के, जो आपको जेब से जाते हैं, उसका एक आंकड़ा बता सकते हैं, अंदाजा या कुछ फिगर ऐसा कुछ? देखो, अभी मेरे पास में जो 10 टीचर है ना जी, तो उनकी जो पेमेंट है तो एक टीचर की 10,000 रुपए है, दूसरे जो टीचर है 6,000 रुपए, 5,000, तो 7,000, तो ऐसा तकरीबन 54,000 रुपीज जो है तो मेरी पेमेंट यहाँ से जाती है। तो 54,000 पेमेंट जाती है, और फीस कलेक्शन का तो वो तो कोई मसला ही नहीं है, 6-7 हजार रुपए फीस कलेक्शन होती है, बाकी का तो पेमेंट जेब से डालना पड़ता है। तो ठीक है, मेरी एक कैपेसिटी थी तो मैंने वो चीज को रन किया हूँ, लेकिन आने वाले वक्त में अभी देखते हैं, हम इसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले वक्त में जो है तो इंस्टीट्यूट को कैसा कामयाब करना चाहिए उसकी कोशिश करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आयशा इंस्टीट्यूट ये हमारा, आपका, सबका है, इसको कामयाब करिए। ये अकेले कोई सैयद निसार साहब का नहीं है, ये जितने भी हमारे यहाँ पे बस्ती के लोग हैं, औरंगाबाद शहर के लोग हैं, ये सभी का इंस्टीट्यूट है। इसको कामयाब कीजिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए, कैसा काम करना चाहिए आप हमें गाइड कीजिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ। टाइम है का 5 मिनट का टाइम है ना, गेट पे है क्या? चलो थोड़ा दे लो। देखिए, इस तरह से आयशा इंस्टीट्यूट के निसार साहब से हमारी बातचीत हुई, सारी बात आपके समझ में आ चुकी होंगी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात सच है कि मुसलमानों के अंदर सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक इस देश का मुसलमान हमारे देश में रहने वाले दलित, आदिवासी पिछड़ कर रह गए तमाम सेक्टर में। अभी तमाम जो हमारे इस्लामी संगठन है, सामाजिक संगठन है, नेता है, बड़े नेता है, जो भी अलग अलग पार्टी है, देखिए आपकी कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के लिए जो बंदा काम कर रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग समाज के लिए लगा दिया है, जेब से पैसा दे रहा है, सच में अगर समाज का दर्द, ऐसे लोग समाज का काम कर रहे हैं, आइए इनकी मदद कीजिए। ये घर भर में काम नहीं कर रहे,
आप या तो गवर्नमेंट से क्या दिला सकते दिलाने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक बहुत बड़ा निजाम है जिसको हम ज़कात के निजाम कह सकते हैं। बड़े बड़े लोग भी हैं, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? इंसान साहब 10 बच्चे की पेमेंट हम देंगे, एक टीचर की पेमेंट हम देंगे, ये भी एक इनकलाब ला सकता है, ये भी बहुत कुछ हो सकता है। खाली कौम की बात करना, कौम के नाम पे मगरमच्छ के आंसू बहाना, उनके ऊपर राजनीति करना बंद कीजिए। कारोबारी धंधे बहुत हो चुका, 75 साल निकल गए, कि ऐसा ना हो कि 100 साल पूरे होने के बाद सिर्फ हमारी दास्तानें लिखे जाए कि मुसलमान यहां तक पहुंच गए, नालों खुलों तक पहुंच गए। बंद कीजिए आप। अगर सच में कौम का दर्द है, मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते हैं, ऐसे लोगों को ताकत देने का काम कीजिए। कानून कायदे भी आपके साथ हैं। लोग चांद पे जा रहे हैं, कम तक बंबई तक तो चलिए कम से कम। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे जिहालों को हौसला देने का काम कीजिए। फोन उठा के बोलिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है कि आपके 10 टीचर है, एक टीचर हम देते हैं, हम करोड़पति लाखपति, करोड़ रुपए ज़कात बांटते हैं, सारी बातें हम देते हैं, ताकि आप जितने भी समाज के बच्चे, दलित हो, जो भी हो,